हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मचिकी, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, जैसे कि आपको पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मोराटोरियम के रिगार्डिंग और कई अन्य तरह की 22 से भी ज़्यादा याचिका लगी हुई थी। उसमें सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। इस महीने की अगर हम बात करें, पहले 14 दिसंबर की तारीख लगी, फिर 15 दिसंबर की लगी, फिर 16 दिसंबर की लगी, उसके बाद 17 दिसंबर की लगी। ये लगातार 4 तारीखें लगी हैं। उनमें अलग अलग वकीलों ने पेश होके अपनी बहस करी, अपना पक्ष रखा। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को उसको होल्ड कर दिया और 3 दिन का टाइम और दिया गया। और उन्होंने ये बोला कि अब इस पे और सुनवाई नहीं होगी, लेकिन किसी को किसी भी तरह की कोई शिकायत हो, किसी की कुछ रह गई हो अपनी बात कहनी, तो वो रिटर्न में उसको दे सकता है 3 दिन के अंदर अंदर। मतलब ये कि 3 दिन के अंदर अगर किसी भी वकील की कोई शिकायत रह गई है, किसी विषय पे उसकी कोई बात रह गई है, तो वो उसको वहां पे सबमिट करवा देगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, जिनको न्यायमूर्ति बोलते हैं, वो उस बात को भी कंसीडर करेंगे डिसीजन देने से पहले। तो उसमें एक कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि 2 करोड़ रुपए से ऊपर के जो लोन है उन पे एक्स ग्रेसिया स्कीम लागू नहीं हुई है। तो मतलब कहने का उनका ये है कि एक्स ग्रेसिया स्कीम का लाभ 2 करोड़ रुपए से ऊपर वालों को भी मिलना चाहिए। एक्स ग्रेसिया आपको पता होगा, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा था, वो रिजर्व बैंक ने आदेश दे दिए थे सभी बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को कि लोगों को ऊपर जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है कोरोना काल के दौरान, उन 6 महीने में, सिर्फ ऐसा नहीं कि अब तक भी, कोरोना काल जिसने मोराटोरियम के दौरान, उसको हम बोल सकते हैं, कोरोना काल तो अभी भी चला हुआ है, वो सबको वापसी मिल गए थे। इवन क्रेडिट कार्ड वालों को भी वो वापसी मिल गए थे। ये बात अलग है कि किसी को 20 रुपए मिले थे, किसी को 12 रुपए मिले थे, किसी को 200, किसी को 500, किसी को 400, किसी को 1000, किसी को 2000, 1-2 लाख रुपए किसी के रिफंड नहीं हुए थे। अब वो क्या मांग कर रहे हैं कि भाई जो 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के लोन है उनको भी एक्स ग्रेसिया का लाभ मिलना चाहिए। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता इस बारे में बहस करने के लिए पेश हुए थे और उन्होंने रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार का पक्ष रखते हुए यह कहा था कि भाई भारत सरकार ने 2 करोड़ से नीचे के जितने भी लोन हैं सबके ऊपर एक्स ग्रेसिया स्कीम के तहत छूट दे दी गई है। और उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बोला कि मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड की छूट मुझे भी मिल गई है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं मिस्टर अशोक भूषण जी, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि भाई आपको भी क्रेडिट कार्ड पे छूट मिल गया, क्या आपको क्रेडिट कार्ड पे छूट की जरूरत थी? आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, आपको क्रेडिट कार्ड पे जितनी भी छूट मिली है, क्या उसको छूट की जरूरत थी? जिस भी आदमी ने क्रेडिट कार्ड यूज किया, क्या उसको एस ग्रेसिया के तहत उसकी जरूरत थी? उसने तो शॉपिंग की है, उसने लोन लेके कोई सामान थोड़ी खरीदा है। कोई कार लियो, बस लियो, मकान लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, किसी चीज में लगाया, क्रेडिट कार्ड से उसने शॉपिंग की है। शॉपिंग के ऊपर भी आप छूट मांग रहे हो। तो मेरे देखने में ये भी आया, कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे भी आया, वो कह रहे हैं कि हमें जो एक्स ग्रेसिया के तहत स्कीम मिली थी, जो पैसा हमें रिफंड हुआ था क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो वापसी ले लिया गया। मुझे उसके बारे में पूरा एक्यूरेट नहीं पता है। लिया गया, मान लो ले भी लिया यार, 20, 30, 100, 200 रुपए तो आई थे, वे ले भाई अपने उतने उल्टे। भारत सरकार ने उस टाइम लगभग 600 करोड़ रुपए के करीब रिजर्व बैंक को दिए हैं और रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और एनबीएफसी कंपनी को दे दिए हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को रिफंड कर दिया था। अब एक चीज और आई है निकल के, वो ये भी उन्होंने ये भी पक्ष रखते हुए शिकायत में ये भी कहा कि भाई जो ज्यादातर
विशाल तिवारी नाम के जो वकील हैं वो भी वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी एक अपनी दरखास्त शिकायत लगाई। उन्होंने ये भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो लोग रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 70-80% देखने में आया कि वो रिस्ट्रक्चर उनको दे ही नहीं रहे। वो लेके जाते हैं ब्रांच हेड के पास, किसी के पास, वो कहता है भाई साहब आपको नहीं मिलती, वो जवाब ही दे रहे हैं। अब उसका इलाज क्या है? आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे, अगर कोई आपको जबानी जमा खर्च ना कर रहा है तो बाद में अगर ऐसी सिचुएशन क्रिटिकल आ गई तो वो कहेगा मैंने ना ही नहीं किया था। लेकिन अगर आप मेल के द्वारा उसको भेजेंगे तो उनको मेल से ही जवाब देना पड़ेगा, ना करेंगे तो उसका कारण बताना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस आ रही है रिस्ट्रक्चर लेने में, आपको वो ना कर रहे हैं, तो आप रजिस्टर्ड डाक से उसके पास भेज दीजिए और साथ में एक्नॉलेजमेंट का भी लगा दीजिए। जैसे ही वो रिसीव करेंगे, 99.99% जो सरकारी डाक किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में जाती है वो उसको रिसीव करते ही करते हैं। जब वो रिसीव कर लेंगे, वो साइन करेंगे, वो साइन आपके घर पे आ जाएंगे, आपके एड्रेस पे। आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि मैंने अप्लाई कर दिया। अब वो उसको रिजेक्ट भी करेंगे तो उनको उसका कारण बताना पड़ेगा। उन्होंने ये अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि कोई रिजर्व बैंक को ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए जिस पे आम आदमी को अगर रिस्ट्रक्चर ना मिले तो उस पे उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी की कंप्लेंट कर सके। जैसे वो कंप्लेंट करेगा, अगर क्योंकि अभी कोई ऐसा पोर्टल नहीं बनाया और वो जबानी जमा खर्च 70-80% आदमियों को रिस्ट्रक्चर के लिए ना कर रहे हैं, जबकि रिजर्व बैंक ने अपना एक एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है कि अब हम कोई भी कोरोना काल के दौरान अगर कोई आदमी उस ड्यूरेशन में किसी की किस्तें रुकी हैं, कोरोना काल के दौरान, आज तक भी कोरोना ही चला हुआ है, अगर वो रिस्ट्रक्चर लेना चाहता है, पहले तो क्या था, जो 6 अगस्त 2020 को रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आई थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, आप अप्लाई तो कर सकते थे लेकिन आपको कोरोना में हुए लॉस का प्रूफ देना पड़ता था। आपके बिजनेस व्यापार काम धंधे में कितना लॉस हुआ, आपकी जॉब चली गई तो उसका प्रूफ, जॉब के पैसे कम आ रहे हैं, आपकी सैलरी कम आ रही है तो उसका प्रूफ। लेकिन रिजर्व बैंक ने एक हल्फनामा दे दिया था कि अब ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है, आप एक सिंपल एक एप्लीकेशन लिखिए कि मेरा ये लोन नंबर है, ये पैन नंबर है, ये आधार कार्ड है, ये एड्रेस है, इतना मैंने लोन लिया था, इतनी मेरी ईएमआई थी और मुझे अब ये अपना लोन का रिस्ट्रक्चर करवाना है, तो वो आप उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं और बैंक या एनबीएफसी कंपनी उस कंप्लेंट को लेंगी आपकी, जो भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो लेकिन जो देखने में ये आ रहा है, अब देखते हैं, अब लोग ये कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आएगा। लोग सोच रहे हैं 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन वहां पे विंटर वेकेशन चली हुई है 18 दिसंबर से, यानी परसों से वहां पे विंटर वेकेशन चली हुई है, वो 3 जनवरी 2021 तक चली हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिसीजन आएगा वो 3 जनवरी 2021 के बाद ही आएगा। अभी एनपीए पे रोक लगी हुई है और वो 3 जनवरी 2021 तक भी लगी हुई है। जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, एनपीए पे रोक लगी हुई है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके अकाउंट को एनपीए में नहीं डाल सकती। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब तक वो आपके केस को, आपके लोन को एनपीए में नहीं डालेंगे, आपके ऊपर किसी भी तरह का सिविल का भी, दीवानी का भी वो मुकदमा नहीं कर सकते कोर्ट के ऊपर। कोर्ट में जाके आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी तरह की कोई समस्या हो तो मेरी वीडियो को उसके पास भेजिए। आपको कोई समस्या हो, कोई टॉपिक रह गया हो, कोई चीज आपको ना समझ में आई हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी लीगल एडवाइस दे दूंगा। नमस्कार।